नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे संवैधानिक विकास की कि कैसे हमारे देश में संविधान का विकास हुआ, किन किन चरणों से होते हुए हमने अपना संविधान प्राप्त किया। तो उसी विषय में हम पढ़ेंगे आज। तो हम देखते हैं कि कंपनी आने के बाद, कंपनी राज्य स्थापित होने के बाद, कंपनी शासन के विरुद्ध जो संविधान दस्तावेज आया, वहीं से संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उन्हीं दस्तावेजों को हम निरंतर आगे लेते जाते एक वक्त ऐसा आता है कि अंततः 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। तो इसकी जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो है 1773 अधिनियम से। 1773 का जो अधिनियम है, जिस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये अधिनियम जो है वह कंपनी के लिए प्रथम लिखित दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। और ये जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज को हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के लिए बनाया गया प्रथम संविधान का प्रारूप था। इस अधिनियम में अगर हम बात करें तो 1772 में एक समिति गठित की गई थी, जिस समिति को रेगुलेटिंग समिति के नाम से जाना जाता है। यही रेगुलेटिंग समिति जो है सिफारिश किया, उसी सिफारिशों को भारतीय संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कर भारत भेजा गया। उसी अधिनियम को हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इस अधिनियम में कुछ प्रावधान किया गया, जिसमें पहली बातें कही गई कि बंगाल के जो गवर्नर हैं वह अब बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि मद्रास में गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, बम्बई में गवर्नर, और तीनों एक दूसरे से कहीं किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखते थे। तो समिति ने सिफारिश किया था कि किसी तरह से इन तीनों प्रेसिडेंसियों को या प्रांतों को एक दूसरे से जोड़ा जाए। तो उसी के तहत क्या किया गया था, हम देखते हैं कि ये तीन कोण में थे। एक बात करें, यहाँ जब देखें तो यहाँ बंगाल था, यहाँ दक्षिण में मद्रास था, और यहाँ पश्चिम में बात करें तो बम्बई। तो किया क्या गया कि बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, और जो बंगाल के गवर्नर थे उन गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसा पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है छोटे एग्जामों में, 12वीं 10वीं स्तर के जो परीक्षाएं हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर आता है वारेन हेस्टिंग्स। यह पूछा जाता है बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तब भी उसका आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। उसी तरह जब हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बने, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर में नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव। तो इस तरह से तीनों प्रेसिडेंसियों को आपस में जोड़ा गया और एक नया पद सृजित हुआ, जिसे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जाना गया, और ऐसा पहला व्यक्ति बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स। अब इन गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, कार्यकारिणी परिषद का गठन, और उस कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या रखी गई 4। अर्थात अगर हम टोटल सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो पाँच होंगे। एक गवर्नर जनरल,
और 4 जो है अन्य सदस्य। इस तरह से गवर्नर जनरल के कार्यों में मदद करने के लिए एडवाइजरी के रूप में कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया और ये बहुमत के आधार पर जो भी निर्णय होंगे वह निर्णय करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान होता है उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय का गठन हम देखते हैं ब्रिटिश अधीन बंगाल में पहली बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के तहत, तब अधिनियम अगर पूछे तो आंसर होता है 1773 और कब गठित हुआ तब आंसर लिया जाता है 1774। अर्थात यहाँ जो था वो प्रावधान हुआ। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अपने ज़िले में देखें तो 15 अगस्त 2019 को जिले का गठन हुआ, घोषणा हुई थी और 10 फरवरी 2020 को जिला अस्तित्व के रूप में आया। वैसे ही ये बातें हैं कि 1773 में घोषणा हुई और 74 में यह प्रक्रिया चालू हुई, अर्थात यहाँ जज 74 से काम करने लगे। इस उच्चतम न्यायालय में कहाँ बनाया गया तो याद रखिएगा कलकत्ता। इसमें कुल जजों की संख्या की अगर बात करें तो कुल जजों की संख्या जो थी वो हमारा 4 था, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम कभी कभार पूछा जा सकता है, एसएससी वगैरह या व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश का नाम आता है सर एलिजा एम्पे या न्यायमूर्ति एलिजा एम्पे। ये कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश बने। और उसी तरह 3 अन्य न्यायाधीशों में एक नाम आता है हाइट, एक नाम आता है लेमिस्टर और एक नाम आता है चाइल्ड। ये 3 जो थे अन्य न्यायाधीश। जैसे वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की संख्या है वो हमारा कितना है 34। उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश। इसको भी देखते हैं तो हम ये समय के आधार पर घटते बढ़ते रहता है और इसे घटाने या बढ़ाने का अधिकार हमारे संविधान ने भारतीय संसद को देकर रखा है। भारतीय संसद जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को घटा सकती है और बढ़ा सकती है। और हमने देखा भी है कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा कई अवसर आया है जहां जजों की संख्या बढ़ी है, घटे तो नहीं है। तो इस तरह से दूसरा, अब बातें आती हैं कि इनका अधिकार क्षेत्र क्या है। तो इनके अधिकार क्षेत्रों में बात करें तो समस्त अधिकार क्षेत्र दे दिए, जितने भी हो, चाहे फौजदारी हो, चाहे वो दीवानी हो, या बात करें राजस्व हो, या बात करें सेना से संबंधित हो, लगभग सभी प्रकार का जो अधिकार क्षेत्र है इस उच्चतम न्यायालय को प्रावधान दिया गया था कि आप सभी प्रकार का निर्णय ले सकते। बस जब ये 1773 में आया तो इसका अधिकार क्षेत्र केवल और केवल कलकत्ता का तक ही सीमित था। फिर समय के साथ साथ आगे अधिनियमों में हम देखेंगे कि कैसे इनके अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया गया और वर्तमान में भारत में लगभग जो देखते हैं कि पूरे भारत का अधिकार क्षेत्र है। तो इस तरह से तीसरा हम देखते हैं कि कलेक्टर का पद सृजित होता है। हम देखते हैं कि यहाँ हमने एक राजस्व व्यवस्था के लिए इस अधिनियम में एक प्रावधान की गई कि एक नया पद, जो पद है कलेक्टर। आज भी हम देखते हैं कि राजस्व का जो जिलाधीश होता है या बात करें जज होते हैं, कलेक्टर होते हैं, तो वही राजस्व की निगरानी के लिए, राजस्व के देख रेख के लिए एक पद का सृजन किया गया था, वो था
1773 अधिनियम के तहत कलेक्टर और भारत में पहली बार आए कलेक्टर बनकर वो सन था 1774। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ बातें आई 1773 के अधिनियम में। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो उद्देश्य हमको जानने को मिलता है कि जो कंपनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार था, अनुशासनहीनता था, उस अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित कर भारत भेजा, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे।